ज़रूरत है और किसी अणु को कम ज़रूरत है। तो ये जिस अणु को ज़्यादा ज़रूरत है उसकी तरफ एनर्जी को शिफ्ट कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसलिए गोल्जी बॉडी को क्या कह रहे हैं हम? ट्रैफिक कंट्रोलर या यातायात प्रबंधक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ER ना सेल मेम्ब्रेन एक हो गया था। ER क्या करता है? कोशिका को फुलाए रखने का काम करता है। पूछेगा कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल का काम कौन करता है ना? तो आंतरिक कंकाल जैसे हमारी हड्डियां हैं, तो वो हमको पूरा ढांचा देती है। अगर हड्डियां नहीं होती तो सोचो आपको कभी भी कोई भी ऐसे करता और पिचका देता ना, उसी के कारण तो हम खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये भी वैसे ही काम करता है, पिलर के जैसे काम करता है। लिख लेने का इंटरनल स्केलेटन का काम करता है ER, या आंतरिक कंकाल का काम करता है। और हमारी जैसे बोन्स है, तो बोन में भी अभी आगे पढ़ेंगे लिम्फ होता है ना? बोन में ब्लड नहीं होता लेकिन लिम्फ होता है। तो लिम्फ भी क्या काम करता है? थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स इधर से उधर करने का काम करता है। जब तो शरीर को एनर्जी, हड्डियों को एनर्जी मिलती है, बोला जाता है ना कि हड्डियों में आपकी कैल्शियम की कमी है, तो चटकती है। जिसके हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस की कमी होती है ना, तो उसकी हड्डियाँ चटकती हैं चलने में। कभी आप लोग के साथ होता होगा, चलते होगे तो चट चट की आवाज़ आती होगी, या फिर कभी ऐसे ऐसे करो तो जितने बार करोगे उतने बार आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है कि हड्डियाँ आपकी कमज़ोर है। और अगर आवाज़ नहीं आती है, मतलब कभी कभी चलता है कि आप ऐसे कर रहे हो और चटक जाए, और जब कभी भी ऐसे करो, कई लोग की आदत होती है कभी भी ऐसे करो उनकी हड्डियाँ चटक नहीं, मतलब कमज़ोरी है कुछ ना कुछ, है ना? तो उसको देखिए। ठीक है, तो ऐसी ER भी क्या करता है? एक तो इसका काम क्या है? पिलर के जैसा, या तो आप क्या बोल दो कि आंतरिक कंकाल या इंटरनल स्केलेटन के जैसा काम करता है। और ये कंकाल है, मतलब बोन्स में से भी तो कुछ ना कुछ उसमें से जाता होगा, सर्कुलेट होता होगा। तो ये जितनी भी ऊर्जा है या न्यूट्रिएंट्स है, उनको सबको, सारे अंगों को देने का काम करता है। यही है जो सबको जोड़े रखे। ठीक है, तो ये हो गया ER। फिर हमने क्या देखा था? एक और, हाँ, 2 प्रकार की होती है ER। ER को जब अच्छे से देखा गया तो ये कितने टाइप की थी? 2 टाइप्स की। एक थी SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाली स्मूथ क्यों थी? क्योंकि इसमें बन रहा था फैट, है ना? तो इसमें फैट फॉर्मेशन हो रहा था या फैट पाया जा रहा था, इसलिए स्मूथ थी। दूसरी थी RER, इसका नाम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाली को देखा गया ऐसे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? एक तरफ ही दाने दाने, जैसे चप्पल में दाने होते ना, उस टाइप के छोटे छोटे दाने रहते हैं। ठीक है, तो रफ वाली रफ क्यों है? क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रोटीन बनता है, जो चीज़ यहाँ बनती है वो उसकी फैक्ट्री कहलाती है। तो राइबोसोम में बनता है प्रोटीन, इसलिए राइबोसोम को कह दिया जाता है क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री। जब अच्छे से देखा गया तो राइबोसोम भी कितने टाइप के थे? 2 टाइप के। ठीक है, कौन कौन से? एक था 70S और एक था 80S। 70S में क्या हो रहा था? S फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब ये क्या है कि किसी लिक्विड में यदि किसी चीज़ को डुबाया जाएगा तो जो ज़्यादा भारी होगा वो डूब जाएगा, जो हल्का होगा वो तैरता रहेगा। तो 70S वाला होता है हल्का और 80S वाला बड़ा होता है। तो ये वाला 70S वाला पाया जाता है एक कोशिकीय जीवों में, या यूनिसेल्युलर में, या कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक जीवों में। आप लिख सकते हैं राइबोसोम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। लिख लेना 70S और 80S, जहाँ पे S क्या है? S फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट।
दे दी सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम समझ लो कि आपकी फोटोकॉपी मशीन है ना। आपने मेन कॉपी उसको दे दी और जितनी चाहे वहाँ पे वो फोटोकॉपी करेगा, पर आपको भी इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि कितनी चाहिए आपको, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। तो डिपेंड है वहाँ पे कितनी कोशिकाएँ मरी हुई है ना। जितनी मरी है उतनी ही नई आएंगी। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आ जाएंगी या कम आ जाएंगी। क्यों? मान लो ये दरवाज़ा है ना और ये टूट गया, तो इसके जगह पे सेम इसी साइज का दरवाज़ा लगना चाहिए कि नहीं, है ना। अगर बड़ा कर दूंगी तो यहाँ फिर बैठेगा क्या? नहीं। लेकिन यदि छोटा हो जाएगा तो फिर बैठेगा क्या? नहीं। मतलब जितना है उतना दूसरा दरवाज़ा लगना चाहिए। वैसे ही वो सेंट्रोसोम के साथ भी होता है कि जितनी कोशिकाएँ मरी हैं उतनी ही नई आनी चाहिए, ना उससे कम ना तो ज़्यादा। यदि 100 मरी है तो उसके जगह पे 100 आए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो 100 मरी और उसके जगह पे कितनी बन गई? 1000 बन गई या बहुत सारी बन गई। तो ज़रूरत से ज़्यादा कोशिका विभाजन को कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, अनियंत्रित सेल कोशिका विभाजन, है ना। तो इसका काम क्या है? सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का काम किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रोसोम के द्वारा, ठीक है। और अनियंत्रित कोशिका विभाजन को कहा जाता है कैंसर। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है कैंसर। प्रॉब्लम क्या होगी? कोई जैसे दरवाजे के साथ प्रॉब्लम हुई कि दरवाजा यदि बड़ा आ जाएगा मान लो, है ना, मतलब कोशिकाएं बहुत ज़्यादा हो गई तो उनको काटना पड़ेगा ना। इसी के लिए होती है कीमोथेरेपी। कैंसर में क्या होता है? बहुत जल्दी सेंट्रोसोम क्या करने लगते हैं? सेल डिवाइड करने लगते हैं। तो होता क्या है? सेल एक्स्ट्रा हो जाती है तो फिर उनको जला के, मतलब कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली उनको मारा जाता है सेल को, क्योंकि अंदर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उसी के लिए होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में होता क्या है? जला के मारा जाता है उस सेल को। तो आप जिसको भी कभी कैंसर होगा और आप देखोगे कि इनका कीमो हो रहा है, मतलब होता ही है लोगों को, उसमें हंसने की बात नहीं है ना। इस फेज से बहुत सारे लोग गुजरते हैं। कैंसर का अभी अपने यहाँ ऐसा कोई इलाज भी नहीं, सिर्फ कीमो है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। जैसे कोविड को रोक सकते थे लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते जैसे उसको हो गया, है ना। तो कीमो वालों का क्या होता है? पूरी कोशिकाओं को जलाया जाता है। अब जलाएंगे तो इतनी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कि जो बढ़ रही है कोशिकाएं सिर्फ वो ही मरे, है ना। आसपास का ब्लड भी जल जाएगा, आसपास की और सेल भी मर जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि उनका शरीर पूरा ऐसा काला काला हो जाता है, एकदम दुबले हो जाते हैं। दुबले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ब्लड की कमी होने लगती है। क्योंकि जब कीमो करेंगे और सेल को मारेंगे तो ब्लड भी खत्म होगा, मतलब ब्लड की भी कमी होगी। और ब्लड ही क्या करता है? ब्लड का अपने यहाँ पूरे शरीर में ब्लड का बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम, पूरे शरीर में अपनी एनर्जी को, न्यूट्रिएंट्स को, फूड को, इवन माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन भी पहुँचाने का काम किसका है? ब्लड का है। और ब्लड कम मतलब आपके शरीर में एनर्जी कम, और एनर्जी कम तो आप ऑब्वियस सी बात है दुबले हो जाओगे। महिलाओं को जिनको बहुत दुबली पतली होती है, डॉक्टर एक ही बात बताता है कि आयरन की कमी होगी, आयरन डिफिशियंसी होगी, है ना। वही चीज़ होता है कीमो में, बाल झड़ जाते हैं फिर उनके, है ना। बहुत सारी और चीज़ें भी प्रॉब्लम होने लगती है। वही अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या होता है? कैंसर। मतलब सेंट्रोसोम का बहुत ज़्यादा, आपको दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? कैंसर होगा। यही है कैंसर, है ना। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को कैंसर कहते हैं, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी कि सबसे ज़्यादा कोशिका का पुनरुद्भवन या सेल डिवीजन करता कौन है? करता कौन है? ये दोनों काम किसके हैं? सेंट्रोसोम के। और अपन ने अभी पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन या रीजनरेशन या कहूँ कि कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ है? लीवर में। तो यहाँ पे आप एक और फैक्ट बन गया कि सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं? लीवर। और बिल्कुल नहीं होता, कहाँ नहीं होता? ब्रेन में। ब्रेन में पुनरुद्भवन या कोशिका विभाजन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेन की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो एक और ये 2 फैक्ट आप लिख लीजिएगा, ब्रेन वाला भी और ये। सेंट्रोसोम का यही काम है। आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हो, फोटोकॉपी करना ना, एक सेल से दूसरी बनाना। फोटोकॉपी मशीन में यही तो होता है, एक आपकी कॉपी है उससे आप हज़ारों बना लो, ठीक है। छिपकली की पूंछ देखिए कभी, अगर उसको काट दो तो
गाजर हो गए, ये लॉन्ग लास्टिंग वाले, बिना सुअर की चर्बी, बिना गैंडे की चर्बी, इनके नहीं बनते, उसमें होता ही है। तो उसकी चमड़ी काट ली जाती है ना, चमड़ी उसकी काट ली जाती है, शाम तक उसकी चमड़ी फिर से आ जाती है। गेंडे की चमड़ी में भी सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, आऊ करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको कई बार बता चुकी हूँ कि लिपस्टिक, लैक्मे, आइकॉनिक, काजल और जितने भी लॉन्ग लास्टिंग है उसमें फैट होता है और सुअर का ही होता है, बिना सुअर की चर्बी के नहीं बनती लिपस्टिक, क्योंकि वो एकमात्र फैट है जो छूटता नहीं है, चाहे साबुन लगा लो चाहे जो लगा लो, इजीली नहीं छूटता। मोटी सी जो डंडी रहती है उसमें से छेद सा दिखेगा।
वैक्यूल्स के थ्रू ही होगी। और जो अपना पानी स्टोर है, जैसे आप नहाते हो और थोड़ी देर बाद आप देखो सूख जाता है पानी, है ना, बिना पोछे भी सूख जाएगा, तो वो अंदर समझ लो कुछ तो उड़ गया और कुछ एब्जॉर्ब हो गया, वही है वैक्यूल्स। बस ये है कि प्लांट सेल में इनका साइज बड़ा होता है और एनिमल सेल में इसका साइज छोटा होता है, ठीक है। ये बताएगा
जैसे कि आपके बाल झड़ गए तो बाल की जगह पे दांत ना आ जाए, बाल की जगह पे क्या आए, बाल ही आए। ये कौन बताएगा? नाखून की कोशिकाओं में बाल नहीं आ सकते ना, नाखून टूटा है तो उसकी जगह पे नाखून ही आना चाहिए। करेगा कौन? करेगा कौन? सेंट्रोसोम डिवाइड करेगा। जैसे बाल खड़े हैं उसकी जगह पे बाल आएंगे तो फोटोकॉपी करेगा कौन? सेंट्रोसोम। लेकिन उसको इंस्ट्रक्ट करने का काम, बताने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियस। अगर किसी की संतान है तो मानव की संतान मानव ही होना चाहिए, बताएगा कौन? न्यूक्लियस, है ना। लेकिन कराएगा कौन? वो सेंट्रोसोम कराता है। ठीक है, तो किसका क्या है? जैसे बाल हो गए, हड्डी टूटेगी तो हड्डी की जगह पे हड्डी ही आए, कुछ और ना आ जाए, है ना। एक टूटी है तो एक ही बनाना है, दो नहीं बनाना, ये सब बताता कौन है? न्यूक्लियस। इसलिए इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ दी सेल। ठीक है, और करवाता कौन है? करता कौन है? सेंट्रोसोम। लेकिन कराएगा कौन? सारे अंगों से सभी उसके जो प्रॉपर काम है वो सब कौन कराएगा? न्यूक्लियस। इसलिए इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ दी सेल। और सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन सा? न्यूक्लियस। आप सोचो आपका ब्रेन नहीं रहे, है ना, तो फिर क्या होगा? आपको पता ही नहीं कब खाना है, कैसे खाना है, चबाना है, नहीं चबाना है, कितना खाना है, कुछ नहीं पता, आप कुछ भी करोगे। ठीक है, तो वही इसलिए इसे कह रहे हैं ब्रेन ऑफ दी सेल या कंट्रोलर ऑफ दी सेल। पूरे सेल का मैनेजमेंट है किसके पास? न्यूक्लियस के पास। ठीक है, अगर जैसे इसको फोटोकॉपी मशीन से भी आप कंपेयर कर रहे हैं तो फोटोकॉपी
करती है कि ऐसी कोई चीज़ यदि देखे तो मुझे फोटोकॉपी नहीं करना है। तो अब क्या होगा, अगर अब कोई नया वायरस हमारे शरीर में घुसेगा तो सेंट्रोसोम के पास है, पता है ये पहले आ चुका है, ऐसा कुछ आना है तो मुझे ज़ेरॉक्स नहीं करना है, मतलब न्यूक्लियस पे अटैक हो गया। तो वैक्सीन किसी वायरस को मारने का काम नहीं करती, उसको रोकने का काम करती है। इंजेक्शन वैक्सीन अंतर बता रही हूँ, वैक्सीन अलग चीज़ है, इंजेक्शन अलग चीज़ है। इंजेक्शन मार देता है ना, लेकिन वैक्सीन उसको रोकता है। जो आपको कोविड की वैक्सीन लगी होगी वो कोविड की ही लगी होगी, मतलब वायरस आपके अंदर गया है लेकिन वीक करके गया है। हुआ क्या है, सेंट्रोसोम को पता है कि ऐसी कोई चीज़ आएगी तो मुझे ज़ेरॉक्स नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा और आपको कोरोना नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब यदि मान लो ऐसी कोई चीज़ हो गई, कोविड का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोरोना ने क्या किया, वायरस ने न्यूक्लियस पे अटैक कर दी और सेंट्रोसोम ने उसकी बहुत सारी ज़ेरॉक्स कर दी। अब क्या हो गया, हम लोग कोविड पॉजिटिव हो गए, है ना। और कोविड पॉजिटिव हो जाते थे तो उस टाइम पे ना तो वैक्सीन थी और ना तो कोई दवाई थी जिससे कोविड को रोका जा सके, तो डॉक्टर लोग एस्टेरॉइड देते। एस्टेरॉइड क्या होती हैं, एस्टेरॉइड ऐसी दवाएं होती हैं जो शरीर के काम करने की क्षमता को बहुत कम कर देती है। एस्टेरॉइड क्या है, शरीर के काम करने की क्षमता, कैपेसिटी को बहुत कम कर देती है। मतलब जितना शरीर काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बना रहा है, सबको सब, है ना। लेकिन मेन इसका फंक्शन क्या होता है कि सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन जो जल्दी जल्दी कर रहा है वो बहुत स्लो करे या बिल्कुल ना करे, है ना। तो इसने क्या कर दिया, इसकी कैपेसिटी को डाउन कर दिया। अब अकेले इसकी तो होगी नहीं, क्योंकि एस्टेरॉइड ऐसी दवाएं हैं जो सारे शरीर की कोशिकाओं का काम करना धीमा कर देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कम ऊर्जा बनाएगा, फिर अपनी एनर्जी भी कम शिफ्ट होगी, फिर क्या होगा, ये भी अपना, इसमें मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन का काम, ये भी करता है ना। तो ये परिवहन भी कम करेगा, प्रोटीन कम बनेगा, तो हमारा शरीर या जिसको भी कोविड हुआ होगा या एस्टेरॉइड दिया गया होगा उसको बहुत लोड हो, सब एकदम कमजोर बोलते हैं ना, वीकनेस है। या नॉर्मली कोई यदि वायरस हो जाता है तो बुखार के बाद जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कमजोरी हो गई।